डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +1 के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय समाजशास्त्री चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। भारतीय समाजशास्त्री पर भी एम.एन. श्रीनिवासन पर। एम.एन. श्रीनिवासन एक भारतीय समाजशास्त्री थे। उनका जन्म 1916 में मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1916 में मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद स्नातकोत्तर की उपाधि उन्होंने जी.एस. घुरिये के अंडर प्राप्त की। जी.एस. घुरिये जो भारतीय समाजशास्त्री थे, उनके अंडर उन्होंने स्नातकोत्तरी की उपाधि प्राप्त की। मतलब जी.एस. घुरिये के सानिध्य में रहकर उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन चले गए। उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन जाने पर वहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई? रेडक्लिफ ब्राउन से। मतलब रेडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचार्ड के अंदर रहकर, मतलब के जैसे मानव शास्त्रियों के संपर्क में आकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। यानी कि वे रेडक्लिफ ब्राउन और इवान प्रिचार्ड से पूरी तरह से प्रभावित थे। मीन्स भारतीय समाजशास्त्रियों में एम.एन. श्रीनिवासन को अक्षेत्रीय कार्य के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अक्षेत्रीय कार्य मतलब अक्षेत्र में रहकर शोध करना, कार्य करना, ये उनकी प्रमुख विशेषता थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेकर बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय में उन्होंने समाजशास्त्र के नए विभाग की स्थापना की। मतलब बड़ौदा के एम.एस. यूनिवर्सिटी में उन्होंने समाजशास्त्र के नए विभाग की स्थापना की ऑक्सफोर्ड से वापस लौटने पर। फिर दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र विभाग का संचालन किया। दिल्ली में जो स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र विभाग का संचालन किया। मीन्स एम.एस. यूनिवर्सिटी में उन्होंने समाजशास्त्र के नए विभाग की शुरुआत की। उसके बाद दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र विभाग का संचालन किया। उसके बाद उनका पैतृक गांव का आकर्षण वापस उनको कर्नाटक के बेंगलोर में ले गया। मीन्स वो शुरू दिन से ही अपने पैतृक गांव की तरफ पूरी तरह से आकर्षित थे। अपने पैतृक गांव के आकर्षण होने के कारण वे अंत में बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। मतलब बेंगलोर में पहुंच जाने के बाद उन्होंने वहां पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। यहाँ पर अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र का एक भाग बताया और इसमें अंतर को समाप्त करने की कोशिश की। उन्होंने अपने अक्षेत्रीय अध्ययन के दौरान, मतलब वो अपने पैतृक गांव में रहते हुए उन्होंने काफ़ी समय गांव में बिताया। अपने पैतृक गांव में रहते हुए उन्होंने अक्षेत्रीय कार्य करते हुए अनेक रचनाएं लिखी, अनेक लेख लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। देखो, पहला है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर मतलब गांव में जो जाति व्यवस्था पाई जाती है या गांव के लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। पहली रचना थी उनकी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, 1942 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट थी उनकी कुरक जाति पे लिखा था उन्होंने, तो उनकी थी रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग दी कुरंग्स ऑफ साउथ इंडिया।
मतलब इस बुक में उन्होंने कुरंग लोगों के जीवन के बारे में, उनके समाज के बारे में, किस तरह से वो जिंदगी जीते हैं उसके बारे में लिखा था। ये बुक उनकी पब्लिश हुई थी 1952 में। 1952 में ये बुक उनकी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक थी उनकी इंडियाज विलेजेस, मतलब भारत के गांव में किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट बुक जो उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। इसमें उन्होंने कास्ट के बारे में बता रखा था कि मॉडर्न इंडिया के अंदर कास्ट क्या रोल निभाती है। नेक्स्ट बुक थी जो उनकी वो थी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या क्या चेंज आए हैं, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। ये बुक उनकी पब्लिश हुई थी 1966 में। उसके बाद नेक्स्ट बुक थी उनकी इंडिया सोशल चेंज। इंडिया सोशल चेंज मतलब इंडिया में क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आए हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। इसके अलावा उन्होंने एक बुक और लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज। द रिमेम्बर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवासन ने 15 बुकें लिखी, मतलब 15 के आसपास अपने वर्क्स लिखे हैं, 15 के आसपास लेख लिखे हैं और उन सब में उन्होंने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में बताया है। 1950 से 1960 के दौरान ग्रामीण जीवन के संदर्भ में उन्होंने अपना नृजाति वर्णन तैयार किया और नृजाति वर्णन तैयार करते हुए उन्होंने इस अवधि के दौरान एस.सी. दुबे और डी.एन. मजूमदार के साथ मिलकर समाजशास्त्र के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया। मतलब 2 व्यक्तियों की उन्होंने हेल्प ली, एस.सी. दुबे और दूसरे जो समाजशास्त्री थे वो थे मजूमदार। इनके साथ मिलकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया, ठीक है। उन ग्रामीण अध्ययन करते हुए उन्होंने उनके कार्यों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले जो श्रेणी है वो है नृजाति वर्णन, मतलब वहाँ के लोगों का पूरी तरह से कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से मतलब सामाजिक जीवन जीते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। सेकंड था इन्हीं गाँव का ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाओं में अध्ययन, मतलब ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाएं, ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाएं, मतलब ऐतिहासिक और सामाजिक संरचनात्मक चर्चाओं के अंदर उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। मीन्स वो व्यक्ति का अध्ययन कर नृजाति वर्णन किया। दूसरा तरह का जो अध्ययन किया वो था ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाएं। मतलब जो एम.एन. श्रीनिवासन थे वो पूरी तरह से एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने गांव में क्षेत्र में रहकर, लोगों के बीच में रहकर वहाँ के लोगों के बारे में जाना और उन गांवों का ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक अध्ययन किया। 1950 से 1960 के दौरान ग्रामीण जीवन के संदर्भ में उन्होंने अपना नृजाति वर्णन तैयार किया और नृजाति वर्णन तैयार करते हुए उन्होंने इस अवधि के दौरान एस.सी. दुबे और डी.एन. मजूमदार के साथ मिलकर समाजशास्त्र के ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया। मतलब 2 व्यक्तियों की उन्होंने हेल्प ली, एस.सी. दुबे और दूसरे जो समाजशास्त्री थे वो थे मजूमदार। इनके साथ मिलकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया, ठीक है। उन ग्रामीण अध्ययन करते हुए उन्होंने उनके कार्यों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहले जो श्रेणी है वो है नृजाति वर्णन, मतलब वहाँ के लोगों का पूरी तरह से कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से मतलब सामाजिक जीवन जीते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। सेकंड था इन्हीं गाँवों का ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाओं में अध्ययन, मतलब ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाएं, ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक चर्चाएं, मतलब ऐतिहासिक और सामाजिक संरचनात्मक चर्चाओं के अंदर उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। मीन्स वो व्यक्ति का अध्ययन कर नृजाति वर्णन किया। दूसरा तरह का जो अध्ययन किया वो था ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक
चर्चाएं। मतलब जो एम.एन. श्रीनिवासन थे वो पूरी तरह से एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने गांव में क्षेत्र में रहकर, लोगों के बीच में रहकर वहाँ के लोगों के बारे में जाना और उन गांवों का ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक अध्ययन किया। एम.एन. श्रीनिवासन ने एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने पश्चिमीकरण के बारे में बताया, संस्कृतिकरण के बारे में बताया, प्रबल जाति के बारे में बताया। एम.एन. श्रीनिवासन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अधिकांश कार्य दक्षिण भारत के गांव में क्षेत्रीय अध्ययन करके पूरा किया। उन्होंने पहले कुर्ग समुदाय को, पहले तो उन्होंने जिसका अध्ययन किया था वो समुदाय था कुर्ग जाति के बारे में उन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है। उसके बाद उन्होंने मैसूर जिले के रामपुरा गांव को अपना अध्ययन का क्षेत्र बनाया। रामपुरा गांव में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, कितने लोग कृषि में लगे हुए हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, संयुक्त परिवार है या एकांकी परिवार है, मतलब गाँव की गलियाँ कैसी हैं, गाँव में किस प्रकार की जाति व्यवस्था पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने अध्ययन में मतलब या अपने वर्क में लिखा। उसके बाद उनके क्षेत्र कार्य के दौरान वे लंबे समय तक गांव में रहे। गांव के लोगों के साथ उन्होंने गांव के लोगों के साथ रहकर उनके बारे में जाना, उनके सामाजिक जीवन को समझा। श्रीनिवासन का जो अधिकतर कार्य है वो दक्षिण भारत के गाँव में ही दक्षिण भारत के जो गांव हैं उनमें ही उन्होंने अपने अध्ययन कार्य का पूरा विश्लेषण किया। मीन्स एम.एन. श्रीनिवासन जो थे वो गांव को एक संपूर्ण सामाजिक संस्था मानते थे। गांव की अवधारणा के बारे में बताते हुए उन्होंने उन मानव शास्त्रियों को गलत साबित करने की कोशिश की है जो ब्रिटिश शासन के दौरान आने वाले गांव के बारे में कमेंट किया करते थे कि भारतीय गांव परिवर्तनहीन हैं, मतलब भारतीय गांव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, भारतीय गांव आत्मनिर्भर हैं, भारतीय गांव छोटे गणराज्य हैं। मतलब इन चीज़ों की उन्होंने कड़ी आलोचना की है। गांव की अवधारणा के बारे में बताते हुए उन्होंने बार बार मतलब उन मानव शास्त्रियों की बात को नकारा है जो भारतीय समाज को या भारतीय गांव को परिवर्तन विहीन बताते थे। देखो कोई भी समाज है वो बिना परिवर्तन के तो रह नहीं सकता। सोचने वाली बात है कि भारतीय गांव फिर परिवर्तन विहीन हो कैसे सकते हैं। आत्मनिर्भर मतलब वो अपनी रोजी रोटी तो कमाते थे लेकिन वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो नहीं थे। कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, वो छोटे गणराज्य हैं, छोटे गणराज्य यानी कि वहाँ का सब शासन जो है वो छोटे गणराज्य की तरह से चलाया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने मतलब एम.एन. श्रीनिवासन ने इस बात को सिरे से नकार दिया है, उन मानव शास्त्रियों को सिरे से नकार दिया है जो कहते थे कि भारतीय गांव जो हैं वो परिवर्तन विहीन हैं। मतलब उनकी अवधारणा को गलत प्रूफ करने की कोशिश की है। श्रीनिवासन ने ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्यों के आधार पर यह बात बताई है कि ग्रामीण समाजों में बहुत परिवर्तन हुए हैं, थोड़े नहीं बहुत परिवर्तन हुए हैं। वैसे भी मतलब इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी समाज बिना परिवर्तन के अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मीन्स मतलब जो समाज परिवर्तन को अपना लेता है वो आगे तक चलता रहता है और जो समाज परिवर्तन को नहीं अपनाता वो आने वाले समय में समाप्त हो जाता है। मीन्स श्रीनिवासन ने ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्यों के आधार पर बताया है कि केवल आज ही नहीं ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत के ग्रामीण समाजों में बहुत परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुए हैं। आज हम देख भी सकते हैं, उन्होंने तो चलो ग्राम के अध्ययन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर ये बताया है, लेकिन आज हम देख भी सकते हैं पहले 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी, अब 67% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। बाकी की जनसंख्या जो है वो अपना जीवन यापन द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में करती है। मीन्स मतलब गांव में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे कुछ हद तक, लेकिन श्रीनिवासन इस बात को नकारते हैं कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे। मीन्स कुछ हद तक तो वो अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे, लेकिन वो इतनी भी आत्मनिर्भर नहीं थे कि एक दूसरे से संबंध ना रख सके। मीन्स भारतीय गांव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार के परिवर्तन
आए हैं, ग्रामीण समाजों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन ने 2 प्रकार से अध्ययन किया है। पहली बात है नृजाति अध्ययन। नृजाति अध्ययन जहाँ पे मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, उसकी खोपड़ी के आधार पर, उसके नाक की लंबाई के आधार पर, शरीर की लंबाई के आधार पर, रंग के आधार पर। तो इस प्रकार का अध्ययन अगर किसी समाजशास्त्री ने आज तक किया है तो वो कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए इस प्रकार के अध्ययन के लिए दूसरे परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। वो परिप्रेक्ष्य है समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, मतलब लेकिन दूसरे प्रकार के जो कार्य है उन पे एक लंबी बहस हमेशा से छिड़ी रही है। गांव के अध्ययन के, उनके गांव के अध्ययन के विरोध में मानवशास्त्री लुईस डूमट ने अपनी दलील में बार बार यही कहा है कि गांव तो लोगों का एक झुंड मात्र है। मतलब गांव में काफ़ी सारे लोग मिलजुल के तो रहते हैं, लेकिन वो लोग जो जाति और धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि गांव तो लोगों का झुंड मात्र है जो जाति और धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि गांव रहें या ना रहें, लोग चाहे एक गांव से दूसरे गांव में क्यों ना चले जाएं, पर तो धर्म और जाति जैसी सामाजिक संस्था है वो समाज का हिस्सा बनी रहेगी, वो गांव का हिस्सा बनी रहेगी। ये लुईस डूमेट के विचार थे, मतलब एम.एन. श्रीनिवासन के गांव के विचार के ऊपर जो उन्होंने आंसर किया था या कमेंट किया था वो। ठीक है, यानी कि गांव रहे या ना रहे, लोग चाहे एक गांव से दूसरे गांव में जाएं, परंतु जाति या धर्म जैसे सामाजिक संस्था का हर रूप में निर्वाह वहाँ पर होता रहेगा। मतलब श्रीनिवासन कहना चाह रहे हैं कि गांव अपने आप में एक संपूर्ण सामाजिक संस्था है। मतलब गांव अपने आप में एक संपूर्ण सामाजिक संस्था है। श्रीनिवासन कह रहे हैं कि गांव मतलब लोगों का झुंड मात्र ना होकर वहाँ पे एक अपने आप में एक संपूर्ण सामाजिक संस्था है। मतलब श्रीनिवासन के अध्ययन से नृ जाति शोध पद्धति का भी विकास हुआ है। नृ जाति शोध पद्धति मीन्स एक जाति का पूरा अध्ययन करना, नाक की चौड़ाई, बालों की लंबाई, बालों के टाइप के घुंघराले बाल हैं या किस तरह के हैं, मतलब चेहरे का आकार, माथे का आकार, इनके आधार पर नृ जाति अध्ययन किया जाता है। और नृ जाति शोध पद्धति का अगर आज तक किसी समाजशास्त्री ने प्रयोग किया है तो वो कौन है? एम.एन. श्रीनिवासन। मतलब उनके गांव के क्षेत्रीय अध्ययन के द्वारा नृ जाति शोध पद्धति को पूरा बल मिला है। मतलब स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में सबसे ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, ये बात भी एम.एन. श्रीनिवासन ने ही कही है। मीन्स मतलब स्वतंत्रता के बाद से भारत के समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। समाज ने अपने आप को आधुनिकता के रंग में ढाल लिया है, मतलब आधुनिकता को अपना लिया है, कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण को भी अपना लिया है। मीन्स आधुनिकता आ गई है, लोग आधुनिक हो गए हैं और वो आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हैं। भारत जो है सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से मतलब कामयाबी के रास्ते पे, कह सकते हैं हम विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है। मीन्स पूरी योजना के साथ भारतीय गांव जो हैं वो कामयाबी या विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सामुदायिक विकास की अवधारणा भी गांव में ही अपना साकार रूप ले रही है। सामुदायिक विकास यानी कि केवल अपने लिए प्रयास ना करना, दूसरों की भी मदद करना, समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना सामुदायिक विकास कहलाता है। यानी कि पूरे समुदाय का विकास करना, अपने लोगों का विकास करना। सामुदायिक विकास की अवधारणा जो है वो गांव में ही साकार हो रही है। नीति निर्माता यानी कि योजना बनाने वाले लोग, योजना निर्माता, वो भी ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मतलब नगरीय विकास की जगह पर अब ग्रामीण विकास को ज़्यादा बढ़ावा
दिया जा रहा है। भारत सुनियोजित तरीके से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा एम.एन. श्रीनिवासन का मानना है। वो कह रहे हैं कि एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं कि नीति निर्माता यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं भी पूरी तरह से नगरीय विकास के स्थान पर भारतीय गांवों के विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के संदर्भ में समाजशास्त्र जैसे विषय में ग्रामीण समाजशास्त्र ने एक अहम भूमिका निभाई है। मीन्स ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं, लोगों को नए शोध के तरीके मिले हैं, लोगों को शोध करने के लिए एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है भारतीय गांव। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एम.एन. श्रीनिवासन ने जो गांव का अध्ययन किया है उससे भारत के विकास के बारे में भी पता चला है। एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार भारत आदिम गांव से मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। जो हमारी समाज व्यवस्था आदिम थी अब वो आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब स्थानीय लोगों ने पश्चिमीकरण को अपना लिया है, आधुनिकता को अपना लिया है, आधुनिक तौर तरीकों को अपना लिया है। परंपरा, हालांकि वो आज भी अपनी परंपराएं पूरे दिल से निभाते हैं, पूरे मन से निभाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आधुनिकता को अपना लिया है। इसमें निम्न जाति अपने स्थान को समाज में ऊंचा स्थान देना चाहती है, इसलिए वह पुराने मूल्यों, पुरानी प्रथाओं को त्याग देती है, यानी कि मांस मदिरा को त्याग देती है और नई चीज़ को अपनाना चाहती है। यानी कि वो नई जाति मतलब जो ऊपर वाली प्रबल जाति है उसके स्थान पर जाना चाहती है। संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में एक वर्ड हो जाता है प्रबल जाति या प्रभु जाति। प्रभु जाति यानी कि वो जाति जिसका क्षेत्र विशेष में दबदबा हो, क्षेत्र विशेष में जिसको जाना जाता हो। अब किसी भी जाति को प्रभु जाति जानने के लिए या प्रबल जाति मानने के लिए 3 विशेषताओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली है स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि, जो एक बड़े मतलब ऐसी जाति जिसका एक बड़े भूभाग पर कब्जा हो, बड़ी संपत्ति हो उसके पास, उसको प्रभु जाति की अवधारणा दी गई है। यानी कि स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि जिस पर प्रबल जाति या मतलब एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा हो या उससे उनको आर्थिक सुविधाएं मिलती हो, तो उसको प्रभु जाति का नाम दिया गया है। उस जाति की सदस्य संख्या भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए। मीन्स एक तो उसके पास मतलब कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, दूसरा उस जाति की सदस्य संख्या काफ़ी अधिक हो, और तीसरा स्थानीय सोपान में, जातियों के सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो या ऊंचा दर्जा दिया गया हो। भूमि के स्वामित्व से केवल आर्थिक प्रतिष्ठा ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मतलब समाज में ऊंचा दर्जा मिलता है, इसलिए उस जाति को प्रभु जाति का नाम दिया जाता है। और निम्न जातियां जब प्रभु जाति के बराबरी चाहती है या प्रभु जाति का स्थान लेना चाहती हैं, तो उसको एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण का नाम दिया है। मीन्स प्रबल जाति या प्रभु जाति होने के लिए 3 विशेषताओं का होना आवश्यक है। स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भूभाग पर उस जाति का दबदबा हो या उस जाति का स्वामित्व हो, उसको प्रभु जाति का नाम दिया जाता है। या उस जाति की जो सदस्य संख्या है वो भी काफ़ी अधिक हो, मतलब गांव में उस जाति की सदस्य संख्या अधिक हो। ठीक है। थर्ड है स्थानीय सोपान में उसको उच्च जाति का दर्जा दिया गया हो, यानी कि भूमि का जो स्वामित्व है उसे न केवल आर्थिक प्रतिष्ठा मतलब अर्थव्यवस्था में मतलब उनको आर्थिक मदद ही नहीं मिलती, बल्कि समाज में उनका दर्जा भी बढ़ता है, समाज में उनका स्थान भी ऊंचा होता है। प्रबल जातियां या प्रभु जातियों को एम.एन. श्रीनिवासन ने एक नाम दिया है अजगर। अजगर में 4 जातियां उन्होंने प्रबल मेन तौर पे बताई हैं जो उत्तर भारत में पाई जाती हैं, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुज्जर, वैसे राजपूत। यानी कि इन 4 जातियों का पूरे उत्तर भारत में दबदबा है, इसलिए इनको प्रभु जातियों का नाम
दिया जाता है। मतलब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रभु जाति का भी अपना रोल है, प्रभु जाति भी अपना स्थान रखती है। एक ऐसी जाति जिसके पास स्थानीय समुदाय में कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भूभाग पर उनका कब्जा हो या एक बड़े भूभाग पर उनका स्वामित्व हो। दूसरा, उस जाति की सदस्य संख्या निम्न जाति से अधिक हो। तीसरा, स्थानीय सोपान में, जातियों के सोपान में उस जाति को ऊंचा स्थान प्राप्त हो और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो दूसरी जातियों से अच्छी होनी चाहिए। उसी जाति को प्रभु जाति या प्रबल जाति का नाम दिया गया है। उत्तर भारत में ये 4 जातियों को, इन 4 वर्ड्स को प्रबल जाति का दर्जा दिया। एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण, प्रबल जातियां और पश्चिमीकरण 3 नई टर्म्स के बारे में बताया है। एम एन श्रीनिवासन के अनुसार संस्कृतिकरण होता क्या है? मीन्स संस्कृतिकरण जो है वो संस्कृत शब्द से या संस्कृति शब्द से बना है। यानी कि निम्न जातियां जाति अनुक्रम में अपने स्थान को ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों के तौर तरीकों को अपनाती है। इन सभी अनुकरणों के कारण और मांस मदिरा को छोड़ देती है और इन सभी अनुकरणों के कारण निम्न जातियां जो है वो अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करती हैं। ये निम्न जातियां स्थानीय अनुक्रम में ऊंचे स्थान की अधिकारी बन जाती है, लेकिन समाज में पाई जाने वाली कुछ प्रबल जातियां इस बात को नहीं मानती। हम सब जानते हैं कि संस्कृतिकरण शब्द जो है वो संस्कृत से या संस्कृति से बना है। यानी कि संस्कृतिकरण क्या हुआ? नवीन और अधिक उत्तम विचार, नवीन, नए और अधिक उत्तम विचार और आदर्श मूल्य, मतलब समाज में रहने के लिए समाज के मूल्यों को मानना, आदर्श मूल्य, आदतें, कर्म कांड को अपनाकर ये अपनी जीवन स्थिति को अधिक उत्तम बनाना चाहती हैं। अधिक उत्तम बनाने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि संस्कृतिकरण क्या हुआ? संस्कृतिकरण नवीन और अधिक उत्तम विचारधारा, आदर्श मूल्यों, कर्म कांडों को अपनाकर अपनी जीवन स्थिति को अधिक उत्तम बनाने की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण जो संस्कृत या संस्कृति शब्द से बना है, उसके अनुसार निम्न जातियां जाति अनुक्रम में अपने स्थान को ऊंचा बनाना चाहती हैं या जाति अनुक्रम में अपनी आदतों को छोड़कर नए आदतों को और नए विचारों को अपनाती हैं ताकि समाज में उनका दर्जा ऊंचा हो सके। इस प्रक्रिया को जो एम एन श्रीनिवासन ने कहा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के 150 साल की शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है। यानी कि एम एन श्रीनिवासन कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन जो भारत में लगभग 150 सालों तक चला, 150 वर्षों तक चला, इन 150 वर्षों के दौरान भारतीय समाज में, संस्कृति में जो परिवर्तन हुए उनको उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दिया है। यानी कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो कि भारतीय जनजीवन, समुदाय, संस्कृति के विभिन्न स्तरों पर उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हो, जिसे अंग्रेजी शासक अपने साथ लाए थे या अंग्रेज शासक जो है वो अपने साथ लाए थे। मतलब पहनावे में परिवर्तन, परंपराओं में परिवर्तन, रहने सहने के ढंग में परिवर्तन, हिंदू समाज व्यवस्था में परिवर्तन, संस्थाओं में परिवर्तन, ये सब कुछ पश्चिमीकरण के अंतर्गत आता है। संस्थाओं में परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन, अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा विकास हुआ, अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा तवज्जो दी गई। ये क्या था? संस्थाओं में परिवर्तन। यानी कि विवाह के तौर तरीकों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, मतलब ये सारा संस्थाओं में परिवर्तन कहलाता है जो पश्चिमीकरण की वजह से हुआ था। उसके बाद तो रहने के मतलब पहनावे में परिवर्तन, पहले भारतीय समाज में साड़ी को प्रमुख दर्जा दिया जाता था या मतलब स्थानीय पहनावे को ज़्यादा दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब अंग्रेजी पहनावे को ज़्यादा बढ़ोतरी मिल गई या अंग्रेजी पहनावे को ज़्यादा तवज्जो या महत्व दिया जाता है।
ठीक है। उसके अलावा हिंदू परंपरा में परिवर्तन, ठीक है। हम सब जानते हैं कि पहले के समाज में सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, इस तरह के नियम प्रचलित थे। लेकिन जैसे ही पश्चिमीकरण भारत में आया, सती प्रथा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई, हिंदू विवाह के नियम जो थे वो तय किए गए, राजपूतों में होने वाले सती प्रथा का विरोध देखा गया और सती प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यानी कि सब कुछ पश्चिमीकरण का भी परिवर्तन था। पहले डिब्बा बंद भोजन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना अब दिया जाता है। यानी कि पश्चिमीकरण का कहीं ना कहीं भारतीय समाज पर पूरा प्रभाव पड़ा है। हेमंत श्रीनिवासन ने खुद कहा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन 150 सालों के लिए किया है जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में संस्कृति में परिवर्तन आया, लोगों के रहने सहने के ढंग में परिवर्तन आया, खाने पीने के ढंग में परिवर्तन आया, मूल्यों में, आदतों में, रीति रिवाजों में परिवर्तन आया। यानी कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का घोतक है, पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जो कि भारतीय जनजीवन, समाज और संस्कृति के विभिन्न स्तरों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, जिसको अंग्रेजी शासक अपने साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मैंने जो आज आपको एम श्रीनिवासन के बारे में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।